आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि आगे आने वाले परीक्षाओं में बहुत ही लाभदायक होंगे। ठीक है, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो का आनंद लें। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल है, तो इसका क्यों है? तो क्योंकि ये सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है, क्योंकि यह एक वैध मुद्रा है, क्योंकि ये क्रय विक्रय का माध्यम है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए क्या कहानी क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मुद्रा जो है, ठीक है, परिसंपत्तियों से सबसे तरल क्यों है? क्योंकि ये सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि सभी प्रकार के परिसंपत्तियों से सबसे तरल संपत्ति क्या है? तो मुद्रा होता है, और ये सब जगह इसको स्वीकार किया जाता है और इससे हम लोग कुछ भी खरीद सकते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा तरल कौन है? क्योंकि ये सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो गया, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम? बाजार अर्थव्यवस्था। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम लोग? बाजार अर्थव्यवस्था। ठीक है, याद रखिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? बाजार अर्थव्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सागरमाला परियोजना भारत के निम्न से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए, ये है बंदरगाह क्षेत्र। ठीक है, सागरमाला परियोजना किसके लिए है? तो बंदरगाह आपस में जोड़ने का तथा आधुनिकीकरण से संबंधित है। ठीक है, क्या है? तो ये आधुनिकीकरण तो होगा ही, साथ में सारे बंदरगाह को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका क्या नाम है? सागरमाला परियोजना। देखिए, इसका क्या फ़ायदा क्या है कि जब हम लोग बंदरगाह को जोड़ देंगे एक दूसरे से, तो जितने भी काम होंगे वो त्वरित काम होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में आय की गणना, कृषि आय की गणना, ठीक है, किसकी? तो कृषि आय की गणना, राइट, तो किस विधि के द्वारा की जाती है? तो ये होगा उत्पादन विधि। किस विधि से? उत्पादन विधि से। ठीक है, याद रखिएगा, उत्पादन विधि से भारत में कृषि आय की गणना की जाती है। अब हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चन जो है साइंस से है और कुछ क्वेश्चन जीके क्वेश्चन भी इसमें है। ठीक है, देखिए, तो पहला क्वेश्चन है कि टाटा आईपीएल, जो आईपीएल अभी 2020 का जो मैच हुआ अभी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? टाटा ने स्पॉन्सर किया था, इसलिए टाटा आईपीएल है। ठीक है, तो ऑरेंज कप किसने जीता? ऑरेंज कैप, राइट, तो ऑरेंज कैप जीता है जॉस बटलर ने। किसने जीता है? जॉस बटलर। ठीक है, तो ये क्या जीते हैं? ऑरेंज कैप, राइट। अब देखते हैं कि लोक मिलनी क्या है? लोक मिलनी, तो लोक मिलनी योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये किया गया है पंजाब में। ठीक है, कहाँ पे किया गया है? पंजाब में। ठीक है, तो बेसिकली ये है क्या? तो लोक मिलनी योजना जो है, लोक मिलनी योजना जो है क्या है? तो ये एक जनसंपर्क कार्यक्रम है जो जन शिकायतों को निवारण के लिए एक खिड़की या एकल खिड़की मंच प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेटलैंड डे। ठीक है, वेटलैंड डे हम लोग कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 2 फरवरी को। ठीक है, अब इसका थीम क्या था? इसका जो थीम था वो याद रखिएगा, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ठीक है, याद रखिएगा, कब मनाते हैं वेटलैंड डे या आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? तो ये हम लोग 2 फरवरी को मनाते हैं, और इसका जो थीम था वो है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उबेर कप किससे रिलेटेड है? तो ये बैडमिंटन से जरूर रिलेटेड है, तो उबेर कप, राइट।
अब देखिए 2022 के जो विजेता हैं वो कौन है, तो ये है दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया। ठीक है, तो दक्षिण कोरिया ने उबेर कप जीता है और ये हराया किसको है, तो चीन को हराया है, चीन को हराया है। राइट, तो याद रखिएगा बैडमिंटन उबेर कप दक्षिण कोरिया जीता और चीन ने हारा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की घोषणा के अनुसार प्रत्येक ग्रामीण इलाकों में हर घर जल, क्या है, हर घर जल योजना, हर घर जल योजना। राइट, एक योजना है हर घर जल योजना। तो इसमें कनेक्शन प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो ये है गोवा। ठीक है, तो गोवा जो है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार प्रत्येक ग्रामीण इलाकों में हर घर जल कनेक्शन प्रदान किया गया है गोवा में। अब देखिए एक क्वेश्चन है कि हसन शेख महमूद, ठीक है, कौन है, हसन शेख महमूद। राइट, तो ये कौन है, नए राष्ट्रपति हैं, कहाँ के हैं, तो ये हैं सोमालिया के। ठीक है, आप लोग ये बताइए कि अच्छा इसका कैपिटल क्या है, मोगादिशु। ठीक है, याद रखिएगा इसका कैपिटल क्या है, मोगादिशु। ठीक है, आप लोग ये बताइए कि सोमालिया की करेंसी क्या है, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल जीवन मिशन के तहत कब तक हर घर में नल से जल, ठीक है, ये पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये है 2024-25। ठीक है, कब तक रखा गया है, 2024-25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने विश्व के सबसे बड़ा सौर वृक्ष, ठीक है, सौर वृक्ष विकसित करने का कीर्तिमान बनाया है, तो ये है भारत। ठीक है, तो एक सोलर ट्री कहाँ पे बना होगा ये, तो ये दुर्गापुर में। ठीक है, दुर्गापुर एक जगह है वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल की एक जगह है दुर्गापुर, वहीं पे एक सोलर ट्री का निर्माण किया गया है जो कि लगभग 11.5 किलोवाट बिजली उत्पन्न करेगा। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, राइट, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है, तो ये है 46वां। ठीक है, तो क्या इसका रैंक क्या है भारत का, तो भारत का रैंक है 46वां। ठीक है, अच्छा इसमें से एक क्वेश्चन आता है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये होता है वीपो। ठीक है, वीपो का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और वीपो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये है जिनेवा में। कहाँ पे है, जिनेवा में। ठीक है, तो देखिए याद रखिएगा 46 रैंक है इंडिया का और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, और ये जारी कौन करता है, तो वीपो जारी करता है, और वीपो का हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा। अब देखिए भारत में कब तक औसत अनुमानित आयु 70 वर्ष करने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये है 2025 तक। ठीक है, कब तक है ये, 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है, तो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है, तो देखिए याद रखिएगा सबसे अधिक किसका है, तो ये है कार्बन डाइसल्फाइड का है। किसका है, कार्बन डाइसल्फाइड का होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे अगर कभी कभार पूछ दिया जाता है कि जल का अपवर्तनांक कितना होता है, तो ये लगभग 1.33 होता है। ठीक है, मतलब इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना होता है, 1.33, और कार्बन डाइसल्फाइड का क्या होता है, तो कार्बन डाइसल्फाइड का होता है 1.628, याद रखिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है, ये बढ़ता है। तो ऐसे हम लोग जानते हैं कि H इक्वल टू क्या होता है,
I²RT। तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पायरोमीटर निम्नलिखित को मापने का प्रयोग में लाया जाता है। कौन? पायरोमीटर। ठीक है, तो देखिए वायुमंडलीय दाब, तो वायुमंडलीय दाब के लिए क्या होता है? बैरोमीटर। ठीक है, भूकंप की तीव्रता नापते हम लोग रिएक्टर स्केल पे, और आर्द्रता नापते हम लोग हाइग्रोमीटर में। हाइग्रोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं? तो ये आर्द्रता नापते हैं, आर्द्रता नापते हैं। तो पायरोमीटर किसके लिए होता है? तो ये उच्च तापमान के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो पायरोमीटर का यूज करते हैं। पायरो मतलब ही क्या होता है? आग होता है। याद रखिएगा, पायरो मतलब क्या होता है? आग। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन कि जिस तापमान पर तरल का वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है हिमांक बिंदु। ठीक है, क्या कहा जाता है? हिमांक बिंदु। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि सरल आवर्त गति से एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? ठीक है, तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिक होती है। ठीक है, एक लोलक है। ठीक है, ये सरल आवर्त गति से इधर से ये ट्रेवल कर रही है, तो इसका जो मध्य स्थिति में होगा, जब ये मध्य स्थिति में होगा तो इसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? जो कि काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल का पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती है, तो ये होती है अनुप्रस्थ। ठीक है, क्या होती है? अनुप्रस्थ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मायोपिया के संबंध में कौन सा कथन गलत है? निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? मायोपिया। और इसका कौन सा कथन गलत है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, मतलब गलत क्या होगा कि ये प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाना। देखिए तो सब सही क्या है कि नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाना, राइट है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना, ये भी राइट है। और नेत्र गोलक की त्रिज्या या व्यास में वृद्धि हो जाना, ये भी सही है। गलत क्या है कि प्रतिबिंब की रेटिना पर बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोबाल्ट। कौन सा उत्तर हो जाएगा? कोबाल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो ये हो जाएगा टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड जो होगा किससे होता है? ये बैक्टीरिया से होता है। और उसका क्या नाम है? साल्मोनेला टाइफी। किसके लिए होता है ये? साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, इसी बैक्टीरिया के कारण ये टाइफाइड होता है। ठीक है, और बाकी जो है रेबीज़, कालाजार और डेंगू, ये किससे होता है? ये वायरस से होता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिनकोना, ठीक है, सिनकोना का कौन सा भाग औषधि के लिए औषधि देता है? तो ये है छाल। ठीक है, क्या देता है? छाल से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट जो होता है, ठीक है, ईस्ट में सर्वाधिक पाए जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन B12। ठीक है, कौन सा होता है? विटामिन B12 सबसे ज़्यादा सर्वाधिक पाए जाने वाला विटामिन कौन सा है ईस्ट में? तो ये विटामिन B12। अब देखिए क्वेश्चन है कि यूक्राटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो देखिए यूक्रेटिक कोशिका की मुख्य विशेषताएं होता क्या क्या है? तो सबसे पहले इनमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, इसमें श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये भी राइट है। इनमें रितिका उपस्थित नहीं होता है, यही होता है कि इसमें रितिका उपस्थित होता है। और इसमें 80-80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि इनमें रितिका नहीं पाई जाती है, यही गलत है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 79 में। 79 क्वेश्चन क्या है कि हमारे शरीर में त्वचा के सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? जो हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा का जो काम होता है वो क्या होता है कि शरीर में ऊष्मा की क्षति को रोकना। ठीक है, अब देखिए कि फलों में
क्या है क्वेश्चन नंबर 80 कि फलों को मधुर या मीठा स्वाद किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा फ्रक्टोज। ठीक है, फल को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रूट, और फ्रूट से याद रखिएगा फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज, फल और फ्रक्टोज। ठीक है, इसमें एक चीज़ और हो गया, याद रखिएगा कि ये क्या है? ये मोनोसेक्राइड होता है। फ्रक्टोज क्या होता है? मोनोसेक्राइड होता है। ठीक है, मोनोसेक्राइड होता है, मोनोसेक्राइड होता है। ऊपर से क्या होता है ये? हाँ, याद रखिएगा लैक्टोज किस में पाया जाता है? लैक्टोज में दूध। और माल्टोज की अगर बात करें, ठीक है, तो माल्टोज भी एक शर्करा का प्रकार है जो कि अनाज से प्राप्त होता है। माल्टोज किससे प्राप्त होता है? अनाज से। ठीक है, लैक्टोज दूध में और फ्रक्टोज फल में। निम्न में से नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? तो सभी प्रोटीनों का, जितने भी प्रोटीन होता है वो नाइट्रोजन इसका घटक है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सा फल, कौन सा सत्य फल है? ठीक है, ट्रू फ्रूट्स की अगर बात करें तो आम क्या होता है? ट्रू फ्रूट्स होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, लाइसोसोम कौन दिया था? डी डुबे। ठीक है, इंसुलिन वेंटिंग एंड बेस्ट, रक्त परिसंचरण विलियम हार्वे। बट कोशिका सिद्धांत जो दिया था, कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन एंड स्वान। किसने दिया था? ये स्लाइडेन एवं स्वान ने। ठीक है, किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने। ठीक है, जबकि कोशिका का जो नामकरण किया था या कोशिका शब्द का प्रयोग किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, तो ये सही सम्मिलित नहीं है। कौन? तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एंड स्वान ने। और कोशिका शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो रॉबर्ट हुक के द्वारा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि किसी तत्व के परमाणु संख्या 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है, तो उनके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो देखिए याद रखिएगा, हमेशा क्या होता है कि जो मास नंबर से हम लोग क्या करते हैं, मास नंबर से एटॉमिक नंबर को घटा देते हैं, तो उससे हमको क्या पता चल जाता है? न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या होती है जो पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मास नंबर 36 से -17 करेंगे तो ये हो जाएगा 19। 19 क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन की संख्या। अब देखिए क्या है कि लोहे में जंग लगने के लिए निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता होती है? लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ये होती है ऑक्सीजन तथा जल दोनों की। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव, अम्ल और क्षारकों और डैश के विलयन होते हैं। तो लवण के विलयन होते हैं। किसके विलयन होते हैं? लवण के। क्या क्या होगा? तो देखिए क्या क्या होगा, एक तो होगा अधिकांश द्रव अम्ल होते हैं, क्षारक होते हैं और लवण होते हैं। ओजोन ऑक्सीजन का एक क्या है? तो अपरूप है। क्या है? ओजोन अपरूप है। ठीक है, ओजोन क्या है? एक अपरूप है। ओजोन को हम लोग क्या करते हैं? O3 से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। और ये क्या है? एक एलोट्रॉप है। ठीक है, क्या है? एलोट्रॉप, या फिर इसको हम लोग कहते हैं एलोट्रॉप या फिर अपरूप। निम्नलिखित में किसका ज्वलन ताप सबसे निम्न है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा पेट्रोल। क्या हो जाएगा? पेट्रोल। पेट्रोल का क्या होता है? ज्वलन ताप सबसे निम्न होता है, ज्वलन ताप सबसे कम होता है, सबसे कम। ठीक है, सबसे कम। अब देखिए क्वेश्चन है कि चर्म रोग उपचार के लिए प्रयोग किए जाने वाला रेडियोआइसोटोप निम्न में से कौन है? ठीक है, तो कौन है? तो ये है फॉस्फोरस। ठीक है, क्या हो जाएगा? फॉस्फोरस। रेडियो फॉस्फोरस जो होता है, ठीक है, ये प्रयोग किया जाता है चर्म के या जो स्किन में जो प्रॉब्लम होता है या चमड़ा रोग जो होता है उसके उपचार के लिए रेडियो फॉस्फोरस का प्रयोग किया जाता है। वो परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं वो क्या कहलाता है? तो ये होता है, क्या होता है? केमिकल परिवर्तन या केमिकल चेंज। ठीक है, तो देखिए दो प्रकार के चेंज होते हैं, एक होते हैं फिजिकल चेंज, एक होते हैं केमिकल चेंज।
ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, और एक होते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो ये क्या होता है कि फिजिकल चेंज, जब हम अगर पानी को गर्म करें तो वो वाष्प बनकर फिर वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अगर हम पेपर को जलाएं, क्या वो फिर वापस पेपर में आएगा? तो केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिसको जो ओरिजिनल रूप में नहीं वापस आए। ठीक है, तो फिजिकल चेंज में क्या आ जाएगा, जैसे पानी, मोम को जलना। ठीक है, तो यही हो गया। तो बता रहे हैं कि क्वेश्चन ये है कि वो परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं और क्वेश्चन है, देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेट किए गए हैं इसमें। देखिए क्वेश्चन क्या है कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया। ठीक है, जब जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया, उसके सदस्य कौन थे? तो ये थे विभिन्न प्रांत के विधानसभा द्वारा निर्वाचित जो भी थे वो थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, अच्छा इसको याद रखिएगा कि क्वेश्चन ये है कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा निर्वाचित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा रीट निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? याद रखिएगा, कौन सा रीट निजी स्वतंत्रता का एक आधार है। ठीक है, तो देखिए इसका सही उत्तर क्या क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, क्या हो जाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि अच्छा हाँ, एक चीज़ और कि बंदी प्रत्यक्षीकरण होता क्या है। ठीक है, तो देखिए कि बंदी प्रत्यक्षीकरण वो है कि जैसे कि उस व्यक्ति की प्रार्थना जारी किया जाता है या समझा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाया गया है तो उसके न्यायालय के सामने कोई पर्टिकुलर टाइम में उसको उपस्थित किया जाए। ठीक है, उसी को कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों की नामित किया जा सकता है? तो ये हो जाएंगे 12। पहले ये था 12 थे राज्यसभा से और 2 थे लोकसभा से। ठीक है, तो टोटल थे 14। लेकिन क्या हुआ कि बीच में 104 जो अभी संविधान संशोधन हुआ, ठीक है, 2021 को 104वां संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन हुआ। तो संशोधन में क्या हुआ? तो इसमें क्या हुआ कि जो एंग्लो इंडियन के लिए जो 2 सीट रखा गया था उसको निरस्त कर दिया गया है। तो अभी याद रखिएगा कि टोटल 12 सीट जो है राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों में कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो अभी 12 ही है, 2 हट गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो ये और जो है, जबकि 108 में एक होगा, आप लोग पढ़े होंगे आर्टिकल 108। ठीक है, इसमें कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति करता है। अब आगे देखते हैं कि वो व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा का सदस्य होते हुए राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों में बोल सकता है? तो वो होते हैं वो मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं। वो राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस एक संशोधन अधिनियम हुआ था जिसमें क्या कहा गया था कि न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से 62 वर्ष की गई थी। तो ये था 15वीं, ठीक है, 15वां था। ठीक है,
तो ये कब हुआ था? तो एक 1963 में एक संशोधन किया गया था, ठीक है। तो ये संशोधन कब हुआ था? 15वीं संशोधन हुआ था, जिसमें कहा गया था कि जो सेवानिवृत्ति आयु है न्यायालय में, उनका जो आयु बढ़ाकर 60 से 62 कर दिया गया था, 60 से 62 कर दिया गया था एज रिटायरमेंट का जज के, ठीक है। अब देखिए क्या क्वेश्चन है कि भारत के महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए दार्शनिक, मार्गदर्शक एवं मित्र के रूप में कार्य करता है? तो वह है लोकलेखा समिति, ठीक है। क्या है? लोकलेखा समिति। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? तो स्थानीय सरकार का मामला नहीं है तो वो है कानून और व्यवस्था, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है, हिस्ट्री से क्वेश्चन है कि अजातशत्रु निम्नलिखित किस वंश से संबंधित थे? तो हरियंक वंश से, ठीक है। अजातशत्रु किस वंश से संबंधित थे? तो हरियंक वंश से। अब देखिए क्या कहानी है कि सेंडोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त के बारे में कहा गया है। तो ये किसने कहा था? तो विलियम जोन्स ने, ठीक है। लेकिन अगर बात करें एरियन और प्लूटार्क की, तो एलियन और प्लूटार्क ने सेंडोकोटस नहीं कहा था, चंद्रगुप्त को क्या कहा था? एंडोकोटस, ठीक है। क्या कहा था? एंडोकोटस। देखिए याद रखिए, एंड्रोकोटस, ठीक है। ये किसने कहा था? एरियन एवं प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा? तो एंडोकोटस। और विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा? सेंडोकोटस। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे नान्यदेव। कौन थे? तो कर्नाट वंश के संस्थापक, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने दारुल सफ़ा, क्या था? दारुल सफ़ा, ठीक है। याद रखिएगा, FST, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो इनके द्वारा क्या किया गया था? जो दारुल सफ़ा था, इसका मतलब क्या था? यह किससे संबंधित था? तो यह था खैराती अस्पताल, राइट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तबकाते नासरी के लेखक निम्न में से कौन है? तो इसके सही उत्तर है मिन्हाज उस सिराज, ठीक है। तबकाते नासरी का लेखक कौन है? तो यह मिन्हाज उस सिराज। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दशवंत और बसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार, अकबर के 2 प्रसिद्ध चित्रकार थे, कौन कौन थे? एक थे दशवंत और दूसरा थे बसावन, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन होम रूल लीग की स्थापना में संबंधित नहीं था? देखिए तो याद रखिएगा, होम रूल लीग लगभग 1916 में होता है, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, ये दोनों तो थे ही, राइट। तो ये देखिए ये 1916 में करते हैं और सुब्रमण्यम अय्यर भी इन्हीं के साथ में थे, लेकिन जो TS ऑलकॉट थे ये संबंधित नहीं हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए जमा जो हुए थे वो क्यों जमा हुए थे वहाँ पे? तो ये हुआ था कि 1919 में 13 अप्रैल 1919 को किचलू तथा सत्यपाल को बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए, ठीक है। याद रखिएगा कि विरोध प्रदर्शन करने के लिए लोग वहाँ पे जमा हुए थे, क्योंकि वहाँ पे सैफुद्दीन किचलू तथा सत्यपाल मलिक को बंदी बनाया गया था, ठीक है। तो उसी के विरोध में वहाँ के आदमी लोग वहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। निम्न में से किस आंदोलन का असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ है? ठीक है, तो ये हुआ था असहयोग आंदोलन जो हुआ था ना ये। तो देखिए क्या होता है
कि स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था, पार्टी का गठन जब हुआ था तो असहयोग आंदोलन के बाद, ठीक है, असहयोग आंदोलन के बाद, राइट, याद रखिएगा। स्वराज पार्टी का निर्माण कब होता है? असहयोग आंदोलन के बाद होता है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 को, ठीक है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 को, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो ये थे कोपरनिकस, ठीक है। कोपरनिकस ने ये पता लगाया कि सर्वप्रथम खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, ग्रह है, बट निहारिका नहीं है, ठीक है। निहारिका नहीं है, सौरमंडल का पार्ट नहीं है, याद रखिएगा, सौरमंडल का पार्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो ये होता है 21 जून को, देखिए याद रखिएगा, 22 दिसंबर को, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 21 जून जो होता है उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून जो होता है सबसे बड़ा दिन होता है। तो अगर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में ये छोटा दिन होगा, ठीक है, छोटा दिन होगा। 21 जून में उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होगा और दक्षिणी गोलार्ध में छोटा दिन होगा। उसी तरह याद रखिएगा कि 22 दिसंबर जो होता है उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, छोटा दिन होता है, तो दक्षिणी ध्रुव में सबसे बड़ा दिन होगा, ठीक है। देखिए याद रखिए फिर से, 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन। 22 दिसंबर को सबसे उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, तो वही दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यह है कार्डमम पहाड़ियाँ, कार्डमम पहाड़ियाँ या इलायची पहाड़ियाँ इसको कहते हैं। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो ये होता है कुमायूं हिमालय, ठीक है। क्या है ये? कुमायूं हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो यह है पंपास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर निम्न में से कौन सा है? तो यह है कानपुर, ठीक है। कौन है? कानपुर है। अब देखिए 141 क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो याद रखिएगा, मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है, कच्छ की खाड़ी में पाई जाती है, मिनिकॉय द्वीप में पाई जाती है, लेकिन कहाँ पाया नहीं जाता है? तो वह है कैम्बे की खाड़ी में, कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? तो प्रवाल भित्ति, राइट, प्रवाल भित्ति कैम्बे की खाड़ी में पाया जाता नहीं पाया जाता। कैम्बे की खाड़ी है कहाँ पे? तो ये गुजरात में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ये है नीदरलैंड में। कहाँ पे है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय, ग्रीन पीस इंटरनेशनल, कहाँ पे है? नीदरलैंड में। नीदरलैंड का कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में संकल्पना किसने प्रस्तावित किया था? तो ये था टांसले, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र जो था उसकी संकल्पना किसने किया था? तो वो थे टांसले। निम्नलिखित में कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो यह है धान का खेत। धान का खेत क्या है? तो एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। एक क्वेश्चन है कि एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला से विभिन्न घटकों को सही क्रम में क्या है? तो देखिए घास
टिड्डा खाता है घास को, मेढक खाएगा टिड्डा को और सर्प खाएगा मेढक को। तो ये सही क्रम है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये क्या होगा? ये घटेगा। ठीक है, क्या होगा? ये घटेगा। ठीक है, घटती है। अब देखिए क्या है कि दक्षिण गंगोत्री में निम्न से क्या कहाँ स्थित है? तो दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो एंटार्क्टिका में स्थित है। कहाँ पे है? एंटार्क्टिका में। एंटार्क्टिका में अवस्थित है। क्या है? दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री कहाँ पे अवस्थित है? तो एंटार्क्टिका में। जंतर मंतर का निर्माण निम्नलिखित में किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? तो ये H.J. भाभा, होमी जहांगीर भाभा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का लिंग अनुपात क्या है? तो यह है 918। याद रखिएगा 918 है। जबकि भारत का लिंग अनुपात कितना है? तो भारत का लिंग अनुपात अगर बात करें तो भारत का लिंगानुपात लगभग 943 है। कितना है? 943। और बिहार का कितना है? तो बिहार का है 918। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिस्कस किए हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट बताया गया है। अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। धन्यवाद।